दोस्तों नमस्कार। ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और इन सब के बीच जो ताजा तरीन तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें यही बयां करती है कि एक तरफ ईरान ने इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वहां से धुआं निकलता हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके ठीक उलट ईरान में भी अमेरिकी हमले तेज हो गए हैं। लेकिन दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई के बीच जहां शांति को एक मौका देने की बात थी, शांति को वो मौका मिलता दिख नहीं रहा, क्योंकि एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में कागज कलम लेकर दुनिया में कहीं भी शांति कायम नहीं की जा सकती। और इस बात को समझने के लिए न तो अमेरिका तैयार है, न ही इजराइल तैयार है। लेकिन आखिर चल क्या रहा है? पर्दे के पीछे जिस डिप्लोमेसी की बात हो रही है, क्या वाकई वो डिप्लोमेसी चल रही है? क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की टीम जिससे बात करने की कोशिश कर रही है, क्या ईरान में ऐसी कोई टीम है जिससे वो बात करें? और क्या ईरान उनकी बातों को तवज्जो दे रहा है? साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान के ऊपर जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने युद्ध थोपने का काम किया, उस थोपे हुए युद्ध का अब तक जिस बहादुरी से ईरान ने जवाब दिया है, उसके बाद वो पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। अमेरिका पीछे हटने के रास्ते तलाश रहा है, लेकिन ग्रेसफुल एग्जिट यानी सम्मानजनक तरीके से निकलने का रास्ता इस माहौल में, ट्रंप की एक अजीबोगरीब डिप्लोमेसी के माहौल में निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन सब के बीच ट्रंप साफ साफ दावा कर रहे हैं, यूं कहें कि पहली बार दावा कर रहे हैं कि उनका लक्ष्य तो ईरान के तेल भंडार पर कब्जा करना है। जो चर्चा हम पहले से कर रहे थे कि इजराइल को ईरान की जमीन चाहिए और अमेरिका को तेल चाहिए, अब ट्रंप साफ साफ स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं? वहां के एक जाने माने अर्थशास्त्री ने साफ साफ यूएई को कहा है, यानी संयुक्त अरब अमीरात को कहा है कि अपने आप को इस माहौल से बचा करके रखें। बचा कर इसलिए रखें क्योंकि दुबई और अबू धाबी जैसे सेंटर का निर्माण वैश्विक स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने और व्यापारिक गतिविधियों के लिए हुआ था, न कि सामरिक गतिविधियों के लिए। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा अमेरिका जिस ढंग से आगे बढ़ा रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका के अंदर ही मतभेद तो नहीं है। क्योंकि एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रॉबियो का एक बयान सामने आता है और उस बयान में वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर किसी भी तरह के टोल लगाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि अमेरिका का तो बहुत कम कार्गो उधर से गुजरता है, बहुत कम व्यापार वहां से होता है, बाकी दुनिया के व्यापार वहां से ज्यादा होते हैं। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? क्या बाकी दुनिया को भी अमेरिका के पक्ष में खड़े करने के लिए अब टैरिफ का बहाना नहीं मिल रहा, तो कार्गो का बहाना लेकर मार्क रोबियो आगे चल रहे हैं? क्योंकि पिछले 2 दिनों से खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वांस के बीच इराक मामले को लेकर मतभेद है। वांस को लेकर साफ कहा जा रहा है कि वो अमेरिकी जनता के उस मिजाज का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखते हैं जिसमें अमेरिकी जनता इस युद्ध के साथ मोटे तौर पर खड़ी दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? तो ट्रंप का अभी कुछ देर पहले का सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर दिए गए बयान को देख लीजिए। वो सीधे सीधे एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में बातचीत की मेज लेकर चल रहे हैं और पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी शांति इस तरह से हो नहीं सकती। लेकिन जरा ट्रंप की भाषा शैली को देखिए, अगर उसका हिंदी तर्जुमा मैं करूं तो साफ साफ ट्रंप कह रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है वो आगे बढ़े तो बहुत अच्छा है, अन्यथा यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने जल्दी नहीं खोला, यदि वहां से अपने बैरियर नहीं हटाए, तो बहुत जल्द वो ईरान के खार्ग आइलैंड को भी उड़ा देंगे। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट जो लगा हुआ है उसे उड़ा देंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी जहां से संचालित होती है उसे उड़ा देंगे। यानी अब भी वो उड़ा देने जैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या ये उड़ा देने जैसी बातों से ईरान डर रहा है? अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद अब जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भी ईरान में रेजीम चेंज नहीं हुआ। ईरान अभी पूरी तरह से डटा हुआ है। इजराइल के अंदर बर्बादी की कहानी ईरान से कतई कम नहीं है, लेकिन अमेरिका की जो आर्थिक बर्बादी, आर्थिक दुर्दशा इसमें दिखाई दे रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका को जहां से कुछ नहीं मिलना था, वहां एक थोपे हुए युद्ध का नेतृत्व करने के लिए आखिर कौन सी विदेश नीति और कौन सी सामरिक नीति ने इसमें धकेला, इसको लेकर अब इस युद्ध की समाप्ति के
अरसे बाद भी ये चर्चा होगी कि आखिर अमेरिका को यहां धकेलने का काम किसने किया। लेकिन सवाल यह है कि विश्व को क्या मिला, सवाल यह है कि मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को क्या मिला, और सवाल यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति को आखिर इस युद्ध से क्या मिला। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओंकारेश्वर पांडे जी के पास। ओंकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और मध्य पूर्व की स्थिति जी, मध्य पूर्व की स्थिति जिस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, आज जिस प्रकार से दोनों तरफ से हमले भी हुए और जुबानी जंग भी तेज हुई है, उसके बाद की परिस्थितियों में क्या आपको दिखाई देता है? देखिए, ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है और ये डेस्परेट स्टेटमेंट भी है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है। इससे ये लग रहा है कि पहले तो वो लड़ने के लिए आमादा थे, अब वो जो है पीस टॉक्स के लिए या सीज फायर के लिए या डील के लिए आमादा है। सवाल ये है कि अगर आपको डील ही करना था तो आपने लड़ाई क्यों की? फिर आपने अटैक क्यों किया? बात तो चल ही रही थी। अब बात पे बात वापस आ गई है, तो यही तो गलती होती है कि जब आपने बात ही करनी थी लास्ट में आके, तो क्या आपका लक्ष्य था वहां के जो लीडरशिप है उसका उसका खात्मा करना, उसका सफाया करना? क्या उसके सफाया करने से ईरान के विल पावर में कोई कमी नजर आई? उसके लड़ने की क्षमता में कोई कमी हो गई? आपने तो मैसिव अटैक किया। मतलब 2003 के इराक वॉर से ज्यादा अटैक आपने किया इस पे, ईरान पे। आपने भी किया, इजराइल ने भी किया। लेकिन आपको पता है ये वॉर आप अपनी क्षमताओं से, पूरी क्षमताओं से लड़के भी हार क्यों रहे हैं? हार इसलिए रहे हैं कि ये तथ्य आधारित युद्ध नहीं है, फैक्ट बेस्ड वॉर नहीं है, लॉजिक बेस्ड वॉर नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है जो आप आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए सारी दुनिया आपसे अलग हो गई। ये क्यों होता है? ये वैसे हुआ जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। क्यों हमें पूरी दुनिया को समझाना पड़ा कि भाई ऐसा हुआ है? ये प्रेसिडेंट ट्रंप को, उन्होंने अपनी सीनेट तक को अपने विश्वास में नहीं लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि आई विल कॉल इट नॉट ए वॉर, मिलिट्री एक्सपीडिशन। आप नाम चाहे जो भी दे दीजिए, मिलिट्री एक्सपीडिशन दे दीजिए, अभियान दे दीजिए या युद्ध दे दीजिए, हो तो रहा है युद्ध ही जी। और 3 से 4 हफ्ता भी बीता है, दूसरे महीने में अभी तो एंटर किए हैं और अभी आप हांफने लग गए। अभी आपको लगता है कि नहीं, अब इससे ज्यादा खींचना मुश्किल है। तो आपने एक नया पीस प्लान अमेरिका ने भेजा है जो जिसमें 1 महीने के युद्ध विराम और ट्रेड टैरिफ और बाकी सारी सैंक्शंस हटाने की जो है वो, मतलब इन रिटर्न टू जो डील में इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं और लोग लगे लेकिन हुए युद्ध हैं। विराम अच्छा कहाँ हो है, रहा है? यहाँ तो लगातार अटैक हो रहे हैं। नहीं, बातचीत हो रही है, अटैक रुका नहीं है, वो तो रुका नहीं है, लेकिन मैं पीछे से बातचीत हो रही है, बैकडोर से बातचीत हो रही है और बातचीत कई लेवल पे हो रही है। ये भी खबर आई है कि पेंटागन सीधे सीधे सर्टेन कंट्रीज से और सर्टेन लीडर से बात कर रहा है। उसमें टर्की जैसे कंट्री, पाकिस्तान जैसे और दूसरों के शामिल होने की भी बात हुई कि वो भी बात कर रहे हैं। बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि बात करने की स्थिति क्यों आई और फिर आप इस तरह की धमकी दे रहे हैं। खार्ग द्वीप जिसको उड़ाने की उन्होंने धमकी दी है, दरअसल वो एक दुखता हुआ रग है अमेरिका का। ये 5 मील लंबा 20-22 किलोमीटर रेडियस का वो जो खार्ग द्वीप है, वैसे ही समझ लीजिए थोड़ा बहुत मिलता जुलता अंडमान जैसे आइलैंड है वो हमारा। लेकिन यहां और वहां में फर्क है कि वो पूरी तरह से कंप्लीटली फोर्टिफाइड है। और एक जमाने में 60s के आसपास, 50-60s में वहां अमोको जैसी अमेरिकन कंपनी थी और ईरान और वो अमेरिकन कंपनी दोनों मिलके वहां से ऑयल निकालते थे। उस द्वीप की खासियत ये है कि उसके इमीडिएट नीचे बहुत गहरा पानी है, तो शिप्स जो वहां आ सकते हैं सीधे सीधे, एक तरह से वो पोर्ट का काम करता है। और उसमें एक साथ कम से कम 10 जो है शिप्स जो है लोड हो सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली वाइल प्रोड्यूसिंग रीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट खार्ग द्वीप है। अब इसीलिए कह रहे हैं कि हम वहां सेना भेजेंगे। सेना भेजने में खतरा है, कह तो रहे हैं 10 हम आइलैंड पर जाने सैनिक के उतार लिए देंगे। इतना बड़ा युद्ध थोप दिया गया और किसी देश के, किसी संप्रभु राष्ट्र के किसी आइलैंड को कब्जाने की ये कौन सी नीति है?
कहाँ है ये संयुक्त राष्ट्र? नीति ही नहीं है, ये नीति ही नहीं है। दरअसल इनको क्या लगा, शायद अमेरिका को लगा होगा या ट्रंप को लगा होगा कि जैसे वेनेजुएला में उन्होंने निकोलस मादुरो को उठा लिया और उसके बाद वेनेजुएला के जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और उस पे कंट्रोल कर लिया एक तरह से, अपने डमी पपेट को वहां पे बिठा दिया एज ए हेड ऑफ द स्टेट, वैसे ही शायद यहां कर लेंगे। इसीलिए फर्स्ट अटैक में उन्होंने अयातुल्ला खोमैनी और जो टॉप लीडर्स थे ईरानियन रिजीम के, उसको उड़ा दिया, उसको हटा दिया। लेकिन इससे आपको ये समझने में भूल हो गई कि ईरानियन जो टोटल पॉपुलेशन है, ईरानियन जनता है, वो इस कन्विक्शन के साथ लड़ रही है कि नहीं, हम तो अपने एग्जिस्टेंशियल और सिविलाइजेशनल वॉर जो है आपके साथ करेंगे। और वो लड़ाई जिस स्तर पे आई है, वो ये दिख रहा है कि ये कम से कम 20 सालों की तैयारी है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, आज अभी थोड़ी देर पहले वो तस्वीर आपने भी देखी होगी, हाइफा ऑयल रिफाइनरी को एक तरह से उड़ा ही दिया है ईरान ने। उसके बाद जिस ढंग से ईरान की जहां मिसाइलें हैं वहां भी अब अटैक होते हुए दिख रहे हैं, वहां तक पहुंच रहा है अमेरिका। बावजूद इसके ये युद्ध कितना गहरा है या ईरान की ताकत कितनी गहरी है, जिसका अंदाजा अमेरिका नहीं लगा पाया, सीआईए और मोसाद मिलकर नहीं लगा पाए। ये चूक कहां हुई है, या चूक नहीं हुई बल्कि ये डेलिबरेट अटेम्प्ट था? क्या लग रहा है आपको? ये चूक है, इसको हम सेंचुरियन ब्लंडर कहते हैं, सेंचुरियन स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। आपको स्ट्रेटेजी मालूम ही नहीं है कि वहां आप किस लिए जा रहे हैं, क्या हासिल करने के लिए जा रहे हैं। क्या परमाणु क्षमता खत्म करने के लिए जा रहे हैं? तो क्या आज की तारीख में भी 1 महीने के वॉर के बाद आप एश्योर्ड हैं कि उसकी परमाणु क्षमता खत्म हो गई? आईएईए के किसी रिपोर्ट में जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उसकी बात नहीं आई है। इसका मतलब वो क्षमता अभी मौजूद है। उसने जो क्लिपिंग्स आई जिसमें आपको मिसाइल सिटी दिखाया गया, क्या आपको कल्पना थी कि इतनी बड़ी मिसाइल सिटी है? और क्या आज तक कोई खबर आई कि वो मिसाइल सिटी उड़ा दी गई? यानी आप उसको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहां है, और उसको उड़ाया नहीं जा पा रहा है छोटे मोटे अटैक के बाद। उसके बाद आप इस वॉर की चीजों को देखिए, रिजीम के हटने के बाद भी लगातार वहां हमले हो रहे हैं, और सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे हमले हो रहे हैं, जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं या इजराइल का है। आपके डिएगो गार्सिया जो 4000 किलोमीटर दूर है वहां से, उस आइलैंड तक पे अटैक हुआ। यानी उसकी आप उस क्षमता को भी जान लीजिए कि कल को वो किसी और बेसिस पे हमला कर सकता है। तो वर्ल्ड ये देख रहा है। वर्ल्ड खामोश क्यों है? जो बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमारा तो तेल वहां से कुछ ही आता है, 1-2%, एक समय कुछ ज्यादा ही परसेंटेज आता था, लेकिन ठीक है, मान लीजिए आपकी डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि वेनेजुएला हो गया, अदर्स हो गए। डिपेंडेंसी है जापान की 73%, अराउंड 70% है उसकी कोरिया की, उसके बाद चाइना की, और उसके बाद इंडिया की। इंडिया का 40-41% जो है कम से कम वहां से आता रहा है। अब जाके कम भी होगा तो भी हमने डाइवर्सिफाई किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कंट्री से तेल लेना शुरू किया है, क्योंकि ये भी अमेरिकन प्रेशर ही था कि आप ईरान से तेल मत लो। तो कम हो गया, धीरे धीरे बंद कर दिया भारत सरकार। उसके बाद रशिया से तेल मत लो, वहां से बंद कर दिया। अब रशिया के जो है वो लॉटरी खुल गई है, क्योंकि अमेरिका को कहना पड़ा है कि नहीं, रशिया से तेल ले सकते हैं, प्रतिबंध। क्यों भाई? क्योंकि अदर कंट्रीज को भी तो तेल चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज को भी तो तेल चाहिए। रूस की स्थिति है सर कि क्यूबा तक टैंकर भेज रहा है, और आज उसकी फुटेज भी सामने आ रही है। जो क्यूबा को जो टैंकर भेजा है वो स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी है अमेरिका के लिए कि अगर आपने उसको टच किया, क्योंकि आपने उसके तेल सप्लाई को चारों तरफ से चोक कर रखा है, बंद कर रखा है। रशिया एकमात्र कंट्री है जो उसमें रेस्क्यू में आया है, और उसने अपना फ्लैग लगा के भेजा है शिप को। अगर आपने उसको टच करने की कोशिश की तो इट विल गिव ए चांस टू रशिया टू अटैक यू डायरेक्टली। और सभी खुन्नस खाए बैठे हैं क्योंकि आप अनाप शनाप फैसले कर रहे हैं। आज पूरा का पूरा यूरोप जो है, नाटो के देश क्यों खामोश बैठे हैं? P5 कंट्रीज के सारे मेंबर क्यों खामोश बैठे हैं? चाइना रशिया को तो छोड़ ही दीजिए, ब्रिटेन आपके साथ नहीं है, फ्रांस आपके साथ नहीं है, आपके साथ है कौन? इजराइल। और आप, इजराइल को तो ये चाहिए था। इजराइल की भी ये टोटल स्ट्रेटेजी
एक नहीं, किसी न किसी दिन बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी कि सारी चीजों का समाधान सैन्य ही नहीं होता है, सामरिक तरीके से हर चीज का समाधान नहीं हो सकता है। एंड अल्टीमेटली अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ही यूएन ने जो पोस्ट किया है कि भाई गांधी का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, तो यूएन को क्यों जी पोस्ट करना पड़े ये? क्योंकि सच्चाई है कि विश्व भर में कोई और विचार नहीं है, उसी अहिंसा के मार्ग पर आकर आपको, और आज आप तैयार हो रहे हैं, आज आप जो एक्सचेंज कर रहे हैं या धमकी भी दे रहे हैं वो ये कि जी बातचीत कर लो, युद्ध विराम कर लो, वरना हम अटैक करेंगे। और वो इस बात के नहीं, लिए भी इसमें तैयार है एक कि आप आ महत्वपूर्ण जाइए, तथ्य। कार्ग पे उतरिए, हम जी वहां भी बताते हैं। ओंकारेश्वर जी, ओंकारेश्वर जी, एक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें ये जी आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मार्क रोबियो जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका बयान आ रहा है, और वो बयान ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जितनी जरूरत अमेरिका को है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत पूरी दुनिया को है। एक ऐसे मौके पर जब ट्रंप अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, उस मौके पे आखिर मार्क राबियो के इस बयान का मतलब क्या है? मतलब साफ है, देखिए, मार्क रूबियो कहें या खुद ट्रंप कहें, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो इनडायरेक्टली दुनिया के लोगों को ये चाहते हैं कि भैया आप भी शामिल हो जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, ताकि इस युद्ध में हमारी ताकत बढ़े और हम मिलके उसको, हॉर्मुज को खुलवाएं, क्योंकि मेरी जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है। दुनिया को मालूम है कि दुनिया के देशों से ईरान का कोई झगड़ा नहीं, और बल्कि मिडिल ईस्ट जिनको कंट्री से भी जो जिनको वहां इनवाइट अटैक किया जा उसने रहा किया है, है, उनका उनका टैंकर तो निकल ही रहा है, इनवाइट उनको किया जा कहां रहा है। रोक मैं रहे हैं? आपको बताऊं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे भी जो अटैक ईरान ने किया है वो वहां अमेरिकन बेसिस पे किया है, जी ना कि उन कंट्रीज पे। ये उन कंट्रीज को भी मालूम है, इसीलिए किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री ने, आप 1 महीने के युद्ध में देखिए, सबने ये खबरें दी हैं कि हमने इतने ड्रोन अटैक रोके, हमने इतने मिसाइल अटैक रोके, लेकिन किसी ने रिटेलिएट नहीं किया है। क्यों जी नहीं किया है? क्योंकि वो आपके गेम प्लान में फंसना नहीं चाहते, और आप उसके गेम प्लान में फंसे हुए हैं, और इतने फंसे हुए हैं कि अब आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि जापान आ जाए, कोई फ्रांस आ जाए, ब्रिटेन आ जाए। ब्रिटेन ने सिर्फ इतनी भर इनको सहूलियत दी है, इतना भर सपोर्ट किया है कि जहां एक तरफ उसने ऑफिशियली मना कर दिया है कि ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, दूसरी तरफ जब इन्होंने काफी नेगोशिएशन किए होंगे तो सिर्फ ये कहा है कि रशिया अगर बीच में आया, इसमें युद्ध में आगे बढ़ा, तो उसको शैडो करने के लिए हम अपने शिप्स भेज देंगे, सिर्फ इतना ही, जी कि रशियंस आगे ना बढ़ पाए। लेकिन आज आज इसको, इस पूरे युद्ध से अल्टीमेटली फायदा किसको है? 1 इंच जमीन आपको नहीं मिली, इसीलिए आप खार्ग पे वापस जाना चाहते हैं। जी 79 के बाद जिस समय वहां रजा पहलवी का और वो सब तख्ता पलट हुआ और इस्लामी क्रांति जिसमें हुई, उसके बाद सारा का सारा एसेट ईरान ने टेक ओवर कर लिया था, नेशनलाइज कर लिया। उसमें जी वहां के एमोको कंपनी को भी वहां से हटना पड़ा, और आज वही दर्द अमेरिका का है जो छलकता है। उनको लग रहा है कि हरमुज पे इन्होंने तो टॉल बिठा लिया, ये तो टॉल आपने दिया है ना ईरान को, किसने दिया? अब वहां 2 बिलियन पर शिप जो है वो चार्ज कर रहे हैं, बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा वो है, 2 मिलियन। तो ये एक एक तरह से आप हर जो है इस खार्ग द्वीप को निशाना बनाने के साथ आपने ये भी कहा है कि वहां हम डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं, खाड़ी के देशों में पानी, शुद्ध पानी मिलना ये एक महत्वपूर्ण चीज है। पानी के एक टैंकर पर हमला बिना जान गंवाए हुए वहां के हजारों हजार आबादी को जो है पानी के बिना कर देगा, ये पता है। लेकिन काउंटर अटैक भी अभी फिर गलती है। आप डाटा से ईरान ने डाटा सेंटर्स पे अटैक किया था, इजराइल ने इनके ऑयल इंफ्रा पे और जो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो हैं प्लांट्स उस पे हमला। ये जो काउंटर ईरान के अटैक्स स्कूलों एनर्जी पे हमले किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर थे, पे हो रहे हैं। वहां पर जी, स्कूलों पे हमले किए गए थे, ये खबरें आई थी, और ये बड़ा ही हृदय विदारक था। सबसे पहले तो वही दर्दनाक स्कूल पे जी हमला हुआ था जिसमें करीब 130 बच्चियां मारी गई थी, बच्चे मारे गए थे उसमें। बाद में भी हुए और तमाम जगहों पे हुए हैं ये। खैर, ये इजराइल की भी उसका भी आरोप है कि हमारे हॉस्पिटल्स पे और उस पे अटैक हुआ है। जब युद्ध होता है तो फिर इसी तरह भयावह होता है।
आप उसको मिलिट्री एक्सपीडिशन नहीं कर सकते, घुड़सवारी नहीं है कि गए थे घूम के और 2-4 बल्ले लगाए और चले आए। ये तो हो तो नहीं रहा है। ओंकारेश्वर जी, दोनों तरफ, तीनों तरफ, सब जगह जो है ब्लड शेड है। पूरा का ओंकारेश्वर पूरा जी, बंगाल, सॉरी, हाँ, जी, एक सवाल बड़ा फारस की खाड़ी महत्वपूर्ण की होता बात है। जी, अब फारस की खाड़ी की बात कर रहे हैं, मैं दरअसल उसी से रिलेटेड सवाल पर आ रहा हूँ। मध्य पूर्व के देशों की भूमिका क्या हो? एक अमेरिकी अर्थशास्त्री है, मैं नाम मिस कर रहा हूं, उन्होंने आज बयान दिया है कि यूएई को दुबई और अबू धाबी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ये शहर सामरिक नीति के तहत प्लान नहीं किए गए थे, पर्यटन और व्यापार के लिए प्लान किए गए थे और इनकी एक वैश्विक पहचान है। कहने का मतलब वो खुद ये कहना चाह रहे हैं कि इस मामले में ट्रंप के सनकी भरे व्यवहार के साथ साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है यमन और हूती का कूदना। उसके बाद जो स्थिति अभी स्टेट ऑफ हॉर्मूज की है, इससे कई गुना स्थिति खराब हो जाएगी जब रेड सी और बब अल मंडेब को एक तरह से चोक कर दिया जाएगा। लाल सागर और बब अल मंडेब को चोक करने की जो स्थिति होगी, उसके बाद वो पूरा का पूरा रास्ता एक तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ट्रंप और इजराइल अपने व्यक्तिगत मामलों को लेकर के, जिनके पीछे उनका देश भी, खासकर अमेरिका की बात करें तो खड़ा नहीं है, एक पूरे क्षेत्र को अशांत कर दिया है? देखिए, रेड सी में भी ये बातें तब आई, यमन और हूती क्यों खड़े हुए, क्योंकि जी, इजराइल ने ये कहा कि हम फला एक्सटेंट तक रेड सी में अब अपना कब्जा चाहेंगे और वहां जी, से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उनको लगा कि अब तो ये परमानेंटली यहाँ कब्जा करना चाहते हैं, और इसीलिए उसने वो अटैक करना शुरू किया, आपने नया फ्रंट खोल दिया है। ये सारी स्ट्रेटेजिक गलतियां सभी मिलके कर रहे हैं। आप ये कहिए कि अभी जो आपने कहा कि फला एक्सपर्ट ने ये कहा है, फला एक्सपर्ट को कहने की क्यों जरूरत पड़े, कौन सुनने वाला है? आपको जी, बेसिक इश्यूज पे आना होगा। बेसिक इश्यूज क्या हैं? आपके और इजराइल के और फलस्तीन के बीच में लड़ाई क्या है, जिसकी वजह से जी, ईरान के परमाणु बम से, परमाणु हथियारों से आपको डर लगता है? हम्म, आपको पाकिस्तान का परमाणु हथियार क्यों सूट करता है? वह हम्म, पाकिस्तान जो कई बार भारत पर आतंकवादी हमले कर चुका, या उसमें उसको जमीन दे चुका है। उस पाकिस्तान के साथ, आसिफ मुनीर के साथ तो वॉशिंगटन जो है वो डिनर करता है, लंच करता है। हम्म, तो दो बातें नहीं हो सकती दुनिया में। और भी कंट्री हैं जिसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर ईरान के जी, पास होगा तो क्या वो उसको यूज कर लेगा? आज इजराइल के पास है तो क्या वो फर्स्ट ही उसमें यूज कर पा रहा है? ये नहीं, मिलिट्री डोमिनेंस का यह तरीका, साइडेड तरीका, डिसाइड कौन करेगा? आप तय हम्म, करेंगे? 2018 में जब सीओपीओए की बातचीत से अमेरिका पीछे हटा था, उस समय कौन लोग उसमें शामिल थे? कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशनल प्लान ऑफ एक्शन जो था, जिसमें P5 कंट्री शामिल थे, प्लस जी, वन का वो था, उसमें अमेरिका के साथ साथ पांचों देश जो हैं P5 कंट्रीज और ईरान उसमें बातचीत कर रहे थे। ईरान उसमें हम्म, अधिकांश बातों के लिए तैयार था कि भाई ठीक है, हम इसको ओपन कर देंगे, आईएईए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो आके चेक कर ले कि हम क्या बना रहे हैं, और जो भी एनरिचमेंट हुआ है उसमें भी पीछे हट जाएंगे, वो भी आप हटा सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये बातचीत तो चल रही थी, उससे विड्रॉ करने की क्या जरूरत थी? P5 जी, कंट्रीज को आपको छोड़ने की क्या जरूरत थी अमेरिका को? आज यही हम्म, वजह है कि P5 कंट्रीज का कोई देश जो है अमेरिका के साथ नहीं आ रहा है। तो चाहे मार्को रूबियो कहें कि हॉर्मुज से बाकी लोगों के वो जुड़ा हुआ है, आप बेसिक गलतियां कर चुके हैं। उस बेसिक जी, गलतियों पे आज भी सुधार नहीं है। आज भी पीस प्लान जो है यूनिलेटरली अमेरिका भेज रहा है। क्या इजराइल भेज रहा है उसको पीस प्लान को? जी, इजराइल तो कह रहा है हम वॉर कंटिन्यू करेंगे। तो दो जी, जो लड़ाई में जो मेन किरदार हैं, वो तक अभी तैयार नहीं है। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ईरान तैयार हो जाएगा? और फिर आप नहीं, बाकी कंट्रीज को, जो साइलेंट प्लेयर हैं, चाइना, रशिया, उसको आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। अदर नहीं, जापान आप मान इंडिया लीजिए इंडिया अगर को भी वो है। जोड़ सकते हैं। आप इंडिया को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, भारत के अंदर जो मेरा पेट्रो मानना है, प्रोडक्ट्स को लेकर सवाल है, वो अलग से है। यानी प्रभावित भारत भी हो रहा है, लेकिन भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को क्या निभा पाने की स्थिति में दिख रहा है? या दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रंप क्या भारत को तवज्जो दे रहे हैं? देखिए, भारत ने गलत समय पे गलतियां की हैं।
दुनिया के चौथे नंबर का मुल्क, सभी मानते हैं कि भारत चौथे नंबर का मुल्क है, हम थे, और हमारी भूमिका थी। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था, गुटनिरपेक्ष देशों का जब आंदोलन चल रहा था, तो उसमें वैश्विक भूमिका हमारी होती थी। और जब हमारा भी मसला आया और जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका एक्टिवली खड़ा हुआ, अपने सातवें बेड़े को इसी तरह भेजा जैसे अब्राहम लिंकन को भेजा है या फोर्ड को भेजा है, तो हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ, क्योंकि रशिया के साथ हमने वो डील साइन कर रखी थी, जी। मैडम इंदिरा गांधी ने कर रखा था। क्या हमने, और हमने बड़े बड़े मुल्कों को, दोनों महाशक्तियों को एक डिस्टेंस पे रखा। अगर उसके साथ पीस डील साइन किया था तो इसका मतलब नहीं कि वहां हम लेट गए थे और वहां हम सब कुछ हम उसके अनुसार कर रहे थे। नो पॉलिसीज। उसी तरह अमेरिका को डिस्टेंस पे रखा। और छोड़ दीजिए इंदिरा गांधी या कांग्रेस को, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग, तमाम नेता जो हुए, उनमें से कोई अमेरिका के सामने झुका नहीं था। और ना ही अपनी नॉन नॉन अलाइन मूवमेंट वाज नॉट ए नेहरूज मूवमेंट, इट वाज इंडियाज मूवमेंट। ये इंडिया की पॉलिसी थी। इसको बदलने के लिए जब हमने मल्टी अलाइन मूवमेंट किया कि हम इनसे भी करेंगे, इनसे भी करेंगे, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको एक डिस्टेंस के साथ, एक इज्जत के साथ, एक अपने प्रोटोकॉल के साथ जाना होता है जी। और सोच समझ के जाना होता है। जिस रशिया ने हमारे को 1971 वॉर में एकदम एक हिमालयन उस तरह आके और खड़ा हो गया हमारे साथ, न्यूक्लियर वॉर हेड लेके, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, उस रशिया की दोस्ती को हमने खो दिया। वहां जब वो लड़ाई में पड़ा यूक्रेन के साथ, तो हम जाके कह रहे हैं कि ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का समय है। अरे भाई, वो युद्ध में पड़ा आपका दोस्त है, उसको अभी बुद्ध का इसी समय ज्ञान देना जरूरी है। और उसके नहीं वो बाद आप फिर यूक्रेन भी चले गए। जेलेंस्की कहता है कि वो आपकी इज्जत नहीं करते। तो ये दोनों में पढ़ने की आवश्यकता क्या थी? क्यों? क्योंकि हमें ललक थी कि हम नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। हाँ, उधर ट्रम्प भी ये जो मांग रहे हैं, मल्टी वो तो अलाइनमेंट झल्ला का भी यह रहे हैं। तरीका गलत हुआ। तो उसके बाद हमने ऑल अलाइनमेंट शुरू कर दिया कि नहीं, इनसे भी जी। दोस्ती, इनसे भी दोस्ती। और हमने अपने देश में बटोगे तो कटोगे का नारा दे रखा है, कपड़ों से पहचानो जाने वाले। ये इस पॉलिसी ने आपको दुनिया में आइसोलेट किया है। एंटी कन्वर्जन जो रेटोरिक क्रिएट किया, एक्शन तो कुछ नहीं लेते आप। जैसे बांग्लादेशियों के मुद्दे पे 19 लाख लोगों के नाम चिन्हित किए गए कि इनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ये भारतीय नागरिक नहीं है। अगर वहां असम में उनको फाइनली आइडेंटिफाई करके आप किक आउट तो कर नहीं सकते, खैर लेकिन मुद्दे पर रेटोरिक आते हैं, जरूर उनका क्रिएट रिश्वत करेंगे। जी। जी। आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस युद्ध की जो मौजूदा दशा और दिशा है, ट्रंप दोनों बातें कर रहे हैं, डंडा और कागज कलम दोनों उनके हाथ में है। ईरान अपने स्वाभिमान को लेकर उसे झुकना भी नहीं चाहिए और झुकता हुआ दिख भी नहीं रहा है। अब झुकना नहीं चाहिए हम इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि भारत सरकार की एक घोषित नीति है कि हर देश की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक है कि करना भी चाहिए। और यहाँ ईरान की संप्रभुता के हनन की कोशिशें हुई है, पूरी दुनिया इसे मान रही है, हम भी मान रहे हैं। सवाल यह है कि इस परिस्थिति में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभाने के लिए लालायित दिख रहा है, वो पंच बना हुआ है या बनने की कोशिश कर रहा है। अब ये इस युद्ध की दिशा किस तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, पाकिस्तान क्या कर रहा है इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सफलता किसी भी कंट्री को, चाहे वो पाकिस्तान हो अदर कंट्रीज को, मिलेगी। क्योंकि ये एक तरफा युद्ध विराम हो नहीं सकता, और एक तरफा ये फैसला इजराइल को ही नहीं मान्य होगा तो बाकी को तो छोड़ दीजिए। P5 जी। कंट्रीज, यूएन की बॉडी, आप स्ट्रक्चर तोड़ के मनमाने तरीके से कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बाकी के देश चाहते हैं कि इस बार जो होना है वो हो जाए। और यही यही वो बात है जो अमेरिका को समझनी होगी। उसको अगर इसको करेक्ट करना है, मिड कोर्स करेक्शन करना है, तो उसको यूएन को एक्टिवेट करना चाहिए, यूएन में वापस जाना चाहिए, बातचीत वहीं करनी चाहिए। जी। वरना दुनिया के देश मूर्ख नहीं है, वो आपको यहां नहीं कहीं और फिर फंसाएंगे। जी। और अभी ये युद्ध रुकने वाला नहीं, इस तरह से नहीं रुकेगा। आप कितनी भी धमकी दे दे, मान लीजिए आपने खार्क द्वीप पे 20-22 किलोमीटर के एक आइलैंड पे कब्जा कर लिया और उस पे दिन भर बमबारी होगी, तो कैसे रहेंगे आप वहां? आप रह जी। पाएंगे वहां? कितने दिन रह पाएंगे? तो ये
तरीका नहीं है और ये रास्ते नहीं है। शांति विश्व को चाहिए, क्योंकि ये विश्व को एक तरह से अशांत कर रहा है और विश्व युद्ध की तरह देश में, पूरी दुनिया में जो है वो संकट पैदा हो रहा है, ऊर्जा का संकट, और उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं डिफरेंट सोसाइटीज पे, डिफरेंट सेक्टर्स पे, इंक्लूडिंग इंडिया। मैं तो मानता हूं कि भारत, वही मैं कह रहा था कि भारत अगर खड़ा होता तो ये युद्ध ही न होता। भारत को युद्ध के समय में किसी एक कंट्री में नहीं जाना चाहिए था। ये हमारी गलती है, जिसकी वजह से हमारी साख कमजोर होती है कि आप कहां खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। अगर हम किसी एक कंट्री के साथ खड़े हैं तो क्या हमारी एनर्जी की जरूरतों को वह कंट्री पूरा कर सकता है? क्या हमारी दुनिया में जो साख थी कि एक व्यक्ति आज पंच हो सकते थे, सचमुच के अगर न्यूट्रल कंट्री के नाते चाइना इतना बड़ा ताकत रख के, रशिया इतना बड़ा ताकत रख के बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? हम आज भी बोल रहे हैं कि नहीं, मिडिल ईस्ट पे जो अटैक हो रहा है वो गलत है। हमने कभी नहीं कहा कि ईरान पे जो अटैक हो रहा है वो गलत है। ये फिर भी एक साइड है, एक लाइन है। आप क्यों ले रहे हैं लाइन? ये देश का लाइन नहीं है। इसीलिए ईरान ने जो 2 शिप भेजे उसमें स्टेटमेंट साफ साफ दिया कि हम लीडरशिप नहीं, हम देश की जनता, भारत की जनता हमें कितना प्यार करती है, इस वजह से हम दे रहे हैं। और भारत की जनता प्यार क्यों करती है इसको भी समझना होगा। वैदिक काल से हमारे संबंध हैं। जिस समय हमारे यहाँ जो सोम की चर्चा होती है, उसकी तरह वहां होम की चर्चा होती है। हमारे यहाँ अग्नि और तमाम चीजों का सप्त सिंधु हम कहते हैं, वो हफ्ते हिंदू कहते हैं। जी, आप ऐतिहासिक बात कर रहे हैं। कार्यक्रम खत्म करने के पहले हम एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद दिला दें, जिसको लेकर भाजपा वाले इतना ढोल पीटते हैं कि नरसिम्हा राव ने बेनजीर भुट्टो का प्रस्ताव गिराने के लिए, ह्यूमन राइट्स वाला प्रस्ताव गिराने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, जिनेवा भेजा था। उस वक्त भी ईरान ने ही निर्णायक मौके पर भारत के पक्ष में जाकर के वोट दिया था। इस्लामिक नेशन की एकता को उस मुद्दे पर ईरान ने ही तोड़ा था। यह भी तथ्य है, इस तथ्य को लोग भूल जाते हैं। कई सारे और भी कई सारी बातें हैं कि कैसे अस्पताल में भर्ती विदेश मंत्री दिनेश सिंह एक एम्बुलेंस वाले प्लेन से ईरान गए और वापस आए। उनकी जगह दूसरे मरीज को एम्स में लिटा दिया गया था। वो सब कहानियां अलग है, विषयांतर हो जाएगा उस पर चर्चा करें तो, क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं है। लेकिन मूल मुद्दा दरअसल यही है दोस्तों कि आज की तारीख में ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका ने अपना इरादा साफ कर दिया है। ट्रंप के खुद के बयानों से उसका इरादा साफ हो गया है कि उसे ईरान के तेल पर कब्जा करना है। और ईरान के तेल पर कब्जे की कोशिश में इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर इस युद्ध का जो पूरा प्लान बनाया, उसके बाद अब साफ हो चला है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की वैश्विक चौधराहट खतरे में पड़ गई है। मध्य पूर्व के देशों में जो अमेरिका की उपस्थिति थी, अब वो उपस्थिति मध्य पूर्व के देशों के लिए ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जनता के बीच कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका अब संदेहास्पद होती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया के एक महान लोकतंत्र में से एक जिस प्रकार से भारत की गिनती होती है, पिछले 200-250 सालों से अमेरिका की भी गिनती होती है। और दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश जहां डेमोक्रेसी है, जहां चुनाव होता है, जहां हर 4-5 साल पर सत्ता पलटती है, जनता अपने फैसले से सरकारें चुनती है, मानवाधिकार का संदेश पूरी दुनिया को दिया जाता है, वहां से मानवाधिकार उल्लंघन और इस तरह की घटनाएं युद्ध के दरमियान उन सब देशों के द्वारा किए जाने की जो खबरें सामने आती है, वो वैश्विक समुदाय के बीच क्रेडिबिलिटी गिराने के साथ साथ वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित करने की दिशा में जिस प्रकार जा रही है, ये सबसे बड़ी चुनौती विश्व के सामने है और अमेरिका के सामने है। इसीलिए कहते हैं, क्या ट्रंप ने यूएस को फंसा दिया? आने वाले वक्त में इसका भी इतिहास निर्णायक मूल्यांकन करेगा। देखते हैं युद्ध किस दिशा में जाता है। आज की बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ओंकारेश्वर पांडे जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद।